नेक्स्ट टॉपिक देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कि हमारे पास जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। देखो अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, हम इसमें कंसंट्रेशन किस फॉर्म में लेते हैं, मोल पर लीटर की फॉर्म में लेते हैं, और जो टाइम है वो हम मिनट की फॉर्म में लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं, जैसे कोई भी एक रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट किस में चेंज होता है, प्रोडक्ट में चेंज होता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ तो स्टार्टिंग में हमारे पास रिएक्टेंट 100% होता है और प्रोडक्ट 0 होता है। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, रिएक्शन होती गई, तो जो रिएक्टेंट था वो कम होता गया, प्रोडक्ट बढ़ता गया। तो एक टाइम जब रिएक्शन कंप्लीट होगी, क्या हुआ, रिएक्टेंट 0, प्रोडक्ट 100% हो गया। तो ऐसे अगर मैं इस टर्म को ग्राफ से एक्सप्लेन करूँ तो मैं क्या कहूँगी, विद इंक्रीज इन अ टाइम, अगर टाइम बढ़ रहा है तो जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की थी वो कम हो रही है, जिसको मैंने डाउनवर्ड स्लोप से शो करा है। ऐसे ही जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, जिसको मैंने अपराइट कर्व से शो करा है। मींस कि विद इंक्रीज इन अ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीज एंड विद इंक्रीज इन अ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीज। तो हमारे पास पहला एक साइंटिस्ट था, दैट इज अ गुडबर्ग वेजेस इन 1867, जिसने जो रेट है, जो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट में जो रेट डिपेंड करता है उसको एक्सप्लेन करा था विद द हेल्प ऑफ अ लॉ ऑफ मास एक्शन। वो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट है, लेट्स सपोज ए और बी, इट इज चेंज इनटू अ प्रोडक्ट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द ए इज ए मोल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ अ बी इज अ बी मोल। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन जो रेट है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड इट्स नंबर ऑफ मोल। This is according to law of mass action. But when graphically or mathematically we study the rate of a reaction, we can calculate the rate of a reaction. Its rate of reaction comes out to be different. Then the rate is equal to the concentration of a A, its power is alpha, and the concentration of a B, its power is beta. When we do the mathematical concept or experimental concept, the rate of this reactions comes out to be different. Then what happens? The law of mass action cannot predict the actual rate of a reaction. तो क्या हुआ, जो law of mass action था उसको change कर दिया गया किसमें, rate law में। अब rate law क्या कहता है कि जो rate of a reaction है वो किस पे डिपेंड करता है, कि वो रिएक्टेंट पे तो डिपेंड करता है बट उनकी एक्चुअल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, कि जो हमारे पास रिएक्शन में दिए होते हैं, जबकि वो किस पे डिपेंड करता है, रिएक्शन के मैकेनिज्म के स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। तो वो उसने जो रेट ला था उसने क्या कहा था कि जो स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। जैसे आपको इसके बाद में फर्दर मैकेनिज्म कराऊंगी तो उसमें बताएंगे कि रिएक्शन को तो देख के रेट कुछ और आता है, रिएक्शन को देख के तो रेट इनकी पावर ए और बी होनी चाहिए थी, बट एक्चुअल में जब हम उसका मैकेनिज्म करते हैं और उसके मैकेनिज्म में नंबर ऑफ स्टेप्स आते हैं, तो उस नंबर ऑफ स्टेप्स में जो रेट आता है वो मैकेनिज्म के स्लो स्टेप से रेट आता है। ठीक है बेटा, ये वाला पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि मैंने आपको क्या बताया कि जो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है, अगर हम उसमें रेट देखते हैं तो पहले हमारे पास जो साइंटिस्ट आया था उसने कहा था लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जितने रिएक्शन में उसके नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं उसके इक्वल होगा, सम ऑफ उसके इक्वल होगा। बट क्या हुआ, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उस एक्सपेरिमेंट से उनका जो रेट था इट्स कम्स आउट टू बी डिफरेंट। वो डिफरेंट क्यों आया, क्योंकि उन्होंने उसको क्या बोल दिया, रेट लॉ बोल दिया। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ जो हमारे पास रेट ऑफ अ रिएक्शन था वो क्या था, ए की पावर अल्फा एंड बी की पावर बीटा। तो वो रेट क्या आ गया, डिफरेंट आ गया। तो जो रेट लॉ था, रेट लॉ क्या था, हम रेट लॉ की अगर हम डेफिनेशन करें तो रेट लॉ क्या था, इट एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ मोलर concentration of reactant which with each term raised to some power which may or may not be the same
stoichiometric coefficient of that reaction in a balanced chemical reaction। ठीक है बेटा, देखो उन्होंने रेट लॉ ने क्या कहा, ये रेट लॉ की स्टेटमेंट है बेटा। रेट लॉ क्या कहता है कि जो रेट लॉ कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट ए और बी थे, उनकी हमने मोलर कंसंट्रेशन दे दी। ईच टर्म यानी कि रिएक्टेंट की जितनी भी टर्म है ए बी, वो क्या है, रेज टू सम पावर। सम पावर मतलब वो पावर कुछ भी हो सकती है। अब जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसमें ए और बी पावर थी, वो ए और बी पावर भी हो सकती है और उनसे डिफरेंट भी हो सकती है। उनका विच मे और मे नॉट बी द सेम स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होते हैं बेटा, जो बैलेंस रिएक्शन में आगे नंबर ऑफ मोल्स लिखे होते हैं, आपने +1 में किया होगा फर्स्ट चैप्टर में, उनको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल सिंपल बोल देते हैं, या फिर उनको क्या बोलते हैं, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्शन इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दैट इज अ रेट लॉ। अब अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रेट लॉ मतलब कि हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कौन एक्सप्रेस करता है, जो गुडबर्ग वेजेस था उसका जो लॉ ऑफ मास एक्शन दिया हुआ था कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को लॉ ऑफ मास एक्शन से डिनोट कर सकते हैं, नहीं, किससे डिनोट कर सकते हैं, रेट लॉ से डिनोट कर सकते हैं। जो एक्चुअल में हमें रिएक्शन का रेट है वो कौन बताता है, उसका मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म का भी कौन सा स्टेप बताता है बेटा, स्लोवेस्ट स्टेप। स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अब अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर यहाँ पे इक्वल लगा दे तो एक कांस्टेंट क्या आ जाएगा, के, ए की पावर अल्फा एंड द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर इज बी। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज टेकन अ यूनिटी देन रेट इक्वल टू के। के इज द कांस्टेंट और वी कैन से इट इज अ rate constant, or what we can say it is a specific rate constant। specific मतलब for a one when the concentration of the reactant is 1। अब हमने अगर rate constant की definition देनी है तो rate constant की definition क्या होगी, rate constant of a reaction may be defined as the किसके इक्वल है, may be defined as the rate of reaction when the molar concentration of each reactant is taken as unity। क्लियर है बेटा, तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन आ जाएगी, रेट कांस्टेंट की। और ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट किसकी है, रेट लॉ की है। नोट डाउन करो बेटा, इसको आगे बता रही हूँ फिर मैं। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इट इज़ अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। अभी मैंने आपको बताया था बेटा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर हमने कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को 1 लिया है तो इट इज इक्वल टू के। के इज द रेट कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि रेट कांस्टेंट क्या मेजर कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन। जितनी, अब दोनों के आमने सामने तो बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, जितनी ज़्यादा रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतना रिएक्शन का रेट क्या होगा, फास्ट। सेकंड पॉइंट देखो, ईच रिएक्शन हैज अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ अ रेट कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब आपको पता है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। जबकि हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो उसका रेट कांस्टेंट भी क्या होगा बेटा, चेंज होगा। सेकंड और थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या है, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये क्या कहते हैं कि जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, जबकि रेट लॉ में क्या कहा था कि जो रेट ऑफ अ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, वो उनके मैकेनिज्म के स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। और उस स्लो स्टेप में जो भी उनकी वैल्यूज होती हैं, जो भी उनके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, वो उनकी पावर्स होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आया कि जो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एक रिएक्शन की है वो उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, जबकि किस पे डिपेंड करती है, उसके मैकेनिज्म पे डिपेंड करती है। वो कैसे मैकेनिज्म पे डिपेंड करती है बेटा, मैं आपको कल वाली वीडियो में बताऊंगी। उस
उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जो यूनिट है रिएक्शन का वो किस पे डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। अब बात ये आती है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इट इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब पावर्स to which the molar concentration in a rate law equation are raised to express its observed rate of a reaction। means कि जैसे आप कोई भी एक रिएक्शन है, देखो कैसे, लेट्स सपोज आपके पास एक कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन का आपने कहा A प्लस बी, एक रिएक्शन है, इट इज चेंजिंग टू अ प्रोडक्ट, तो इसका जो रेट एक्सप्रेशन है, जो रेट ऑफ अ रिएक्शन है वो ये दिया होगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कहता है, इट इज अ सम ऑफ द पावर, कि इन पावर्स का सम है टू विच द मोलर कंसंट्रेशन इन अ रेट लॉ इक्वेशन। ये रेट लॉ इक्वेशन ही तो होगी। देखो अगर हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात करें तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमारे पास जो यहाँ पर ए भी एक है, बी भी एक है, बट रेट लॉ के अकॉर्डिंग इसकी पावर कुछ और होगी, तो ये क्या हुआ, रेट लॉ एक्सप्रेशन हुआ। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी इनकी पावर्स होती हैं, उन पावर्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, वो रिएक्शन का ऑर्डर आ जाएगा। अगर मैं इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालूं तो क्या होगा, आपने रेट एक्सप्रेशन देखना है बेटा, 2 + 2 = क्या हो गया, 4। लेट्स सपोज कोई और एग्जांपल करो, जैसे मैंने कहा x + y इज चेंज इनटू अ प्रोडक्ट, जनरल बता रही मैं आपको, यहाँ पे 2 दिया, बट इसका रेट एक्सप्रेशन क्या है, रेट एक्सप्रेशन इज द k, x की पावर 2 y की पावर कुछ भी नहीं है। अब वो कहते हैं इसका बताओ क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में उनके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनका कुछ नहीं उनसे मतलब है। किससे मतलब है हमें, रेट एक्सप्रेशन से, क्योंकि रेट लॉ क्या बताता है, इट पावर कैन बी चेंज, इट्स पावर डिपेंड अपॉन द मैकेनिज्म, स्लो स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, 2, कुछ भी नहीं लिखा तो 1, इट्स ऑर्डर इज 3। तो ऐसे हम क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी रेट एक्सप्रेशन में पावर्स दी होंगी उतना ही आपका क्या होगा, ऑर्डर। ऑर्डर के बेस पे आप यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हो, और ऑर्डर आप कैसे निकालते हो रिएक्शन मैकेनिज्म के स्लोअर स्टेप पे डिपेंड करता है, जो हम नेक्स्ट करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी टॉपिक में डाउट होगा, यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।